नमस्कार बंधुओं। आज लोकसभा में फाइनली वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लोकसभा में पेश हो गया। किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस बिल को पेश किया और इस बिल में क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से कितनी हायतोबा मच रही है, किस तरह से कांग्रेस, बसपा, सपा और शिवसेना या इंडी गठबंधन आप कह लो, ये सब किस तरह से छटपटा रहे हैं और बहुत सारे इसमें बातें निकल के आ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, वक्फ एक्ट है क्या और इसमें क्या क्या घपलेबाजियां चल रही थी, किस तरह का ये पूरा सिस्टम एक नेक्सस फैला दिया गया था, किस तरह से इनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। ये जिस संपत्ति को अपनी संपत्ति कह दें वो इनकी हो जाती थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और वक्फ ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था उसके विषय में बताएंगे और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो भी बताऊंगा। किस तरह से इन्होंने इस भारतवर्ष में एक अंधा कानून बना के इतने वर्षों तक लूट खसोट किया, जिसपे बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारे प्रस्ताव आए। सच्चर कमेटी में भी इन सब चीज़ों का जिक्र था कि किस तरह से इसमें सुधार किया जाए, लेकिन कांग्रेस तो लेफ्ट लिबरांडुओं के प्रभाव में और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनकी पार्टी बन चुकी है, शुरू से ही रही है। तो उसने तो कभी इस तरह का कोई काम किया नहीं कि कोई संशोधन करें, बल्कि उन्होंने जिस तरह से इसमें बढ़ाया आगे, चाहे 1995 का अमेंडमेंट ले आके या 2013 का अमेंडमेंट ले आके, इन सब विषयों पर मैं बात करूंगा। पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वक्फ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतने सालों से ये डिमांड चल रही थी कि वक्फ एक्ट जो है इसमें संशोधन किया जाए। वक्फ में ऐसी क्या चीज़ें थीं, किस तरह से भारतवर्ष में इन्होंने सबसे अधिक ज़मीन, सेना की ज़मीन के अलावा सबसे बड़े भूभाग पर भारतवर्ष में इन्होंने कब्जा कर रखा है। रेलवे के पास भी उतनी ज़मीन नहीं है जितना वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। और वक्फ बोर्ड ने इन्हीं कांग्रेसियों की मदद से, इन्हीं कांग्रेस के गंदे कानूनों की वजह से इस तरह का इतना गंदा तरीके से वक्फ एक्ट बना रखा था, जिसकी वजह से ये जिस भी संपत्ति पर उंगली रख दें ये इनकी हो जाती थी और उसका कोई सुनवाई नहीं थी। एक ट्रिब्यूनल था, वक्फ ट्रिब्यूनल जो बनता था, उसमें सब इन्हीं के अशराफ मुल्ला मौलाना बैठते थे और उसमें कोई भी दूसरे, इनको पसमादा कहते हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसमें जिस वक्त के पास मात्र 4 लाख एकड़ की जमीन थी, वो किस तरह से जो 2013 का अमेंडमेंट पाया उसके बाद इन्होंने कितना बड़ा फैलाव किया कि उससे डबल से ज्यादा हो गई इनकी संपत्ति। 9.40 लाख एकड़ जमीन वक्फ ने अपने अंडर में कर लिया है। आज संसद में किरण रिजिजू जब पेश कर रहे थे तो उसमें तो बहुत मजाकिया एक बात आई कि किस तरह से इन्होंने तमिलनाडु को, एक गांव के पूरे गांव को ही वक्फ की जमीन घोषित कर दिया और वहां पे जबकि 1500 साल से ज्यादा पुराने मंदिर थे उसको भी इन्होंने कह दिया कि वक्फ की है, जब इस्लाम पैदा ही नहीं हुआ था। ये इस तरह से एक अंधा कानून इस देश में चल रहा था, जिसको अब जाके कुछ नकेल कसने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसमें सबका हित है। जो वक्फ के लोग हैं उनका भी और जो वक्फ से पीड़ित लोग हैं उनका भी हित है। वक्फ कानून के विषय में थोड़ा सा ब्रीफ करते चलूं कि ये कानून अंग्रेजों ने 1923 में सबसे पहले अंग्रेजों ने मुस्लिम वक्फ एक्ट ले आया। जबकि भारत स्वतंत्र होने के बाद जवाहरलाल नेहरू 1954 में वक्फ एक्ट की स्थापना की। उसमें क्या था कि जो भारत से मुसलमान अपनी संपत्ति को छोड़कर पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए, उनकी संपत्तियों को वक्फ को अधिकार दे दिया गया कि वो देखभाल करेंगी। इसमें यह भी बताता चलूं कि जो यहाँ से भारतवर्ष से पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति तो वक्फ ने ले ली, लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदुओं को मार काट के भगाया गया या बांग्लादेश से भगाया गया, उन हिंदुओं की संपत्ति को सरकार ने ले लिया। तो इतना भेदभावपूर्ण शुरुआत से ही इनका मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे इन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया। ऐसे देश में जहाँ पे संविधान का शासन चलता है, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, वहाँ पे इनको अलग से एक अधिकार दे दिया गया और इस तरह का अधिकार दे दिया गया, इनका तुष्टीकरण इस लेवल तक बढ़ता गया कि 1993-94 में इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट के बाद जो
वक्फ एक्ट 1995 बनाया इन्होंने, उसमें इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 40, उसको समझ जाएंगे आप तो पूरे वक्त का नेटवर्क और जाल समझ जाएंगे। सेक्शन 40 कहता है कि वहां पे जो वक्त कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी संपत्ति को जिस पर भी क्लेम किया जाता है उसको वो वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है, और उसको ये राइट है कि वही उस संपत्ति के सर्वे के लिए लोकल कमिश्नर की नियुक्ति करेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पे वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। मतलब जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, वो उसमें एक तो सारे मुसलमान, सारे ऊपर से नीचे तक सब मुस्लिम होंगे, वो भी ज़्यादातर देखा जाता है कि सुन्नी मुसलमान हैं और सब अशराफ वर्ग से हैं। इस टाइप का पूरा एक इनका जाल बिछ गया है। वैसे आपको बताता चलूँ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग बना दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर संपत्तियाँ, विवादित संपत्तियाँ सब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में रखी हुई हैं। जैसे काशी का ज्ञानवापी वाला स्थान है, या मथुरा में जो शाही ईदगाह वाला क्षेत्र है, या धार में जो भोजशाला वाला स्थान है, ये सब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में कर रखा है। आपको पता होगा किस तरह से शिया वक्फ बोर्ड तो अयोध्या के राम मंदिर वाले स्थान को देने के लिए तैयार था, वो दे भी रहा था, हर जगह दे रहा था, लेकिन सारी खुराफात ये सुन्नियों के जो अशराफ हैं ये करते थे। दूसरी बात जो सेक्शन 40 में है कि उस बोर्ड के अधीन जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल से डिसाइड होने के बाद उस बात से अगर वो निर्णय सही हो या गलत हो, वो आप अपील नहीं कर सकते हो। अभी सरकार ने क्या किया संशोधन कि ये जो सेक्शन 40 है इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट करके एक तरह से इसको निष्प्रभावी बनाने की कोशिश किया। इसमें इन्होंने किया क्या कि अब जो है लोकल कमिश्नर जो भूमि का सर्वे करेगा, तो संपत्ति का सर्वे करके रिपोर्ट फाइल करेगा, वो उनका नियुक्त किया हुआ, मतलब ट्रिब्यूनल का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति नहीं होगा। अब वहाँ का जो जिला अधिकारी है, जो कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, ये जाके वो सर्वे करेंगे, फिर रिपोर्ट फाइल करेंगे। और दूसरा जो बड़ा संशोधन किया, अब ट्रिब्यूनल का अगर उससे आप एग्रीव्ड हो, ट्रिब्यूनल के आर्डर से या उसके जजमेंट से आप एग्रीव्ड हैं, तो उसकी हाई कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। आप सोच सकते हो कि इस तरह का अंधा कानून था कि उसकी अपील नहीं फाइल होती थी। वो अगर किसी संपत्ति पे उंगली रख दें तो वो संपत्ति आपकी हो गई, बस उनको इतना बताना है कि हाँ हमारे बाप दादाओं ने यहाँ नमाज पढ़ी थी या ये धार्मिक महत्व की चीज़ है। ऐसा कर करके इन्होंने संपत्तियों का इतना ज़्यादा शोषण किया भारतवर्ष में। अब सोचिए 9.40 लाख एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर ली और उस पर कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं। और इसमें एक संशोधन किया गया कि बिना विपक्षियों को नोटिस प्रदान किए, बिना उनकी बात सुने, इस तरह से आप वक्फ की ज़मीन को कोई भी सामान्य आदमी की ज़मीन को वक्फ की ज़मीन नहीं घोषित करोगे। सरकार ने लगभग 70 मुसलमानों के ग्रुप से बात करने के बाद इस तरह का निर्णय दिया। अब शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड होगा। यही नहीं, इसमें यह भी संशोधन किया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल बनेगा, चाहे वो राज्य का ट्रिब्यूनल हो, राज्य वक्फ बोर्ड हो, या सेंट्रल का वक्फ बोर्ड हो, इनमें 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र परिषद और राज्य परिषद, इन दोनों में, दोनों बोर्डों में, वक्फ बोर्डों में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आप शिया सुन्नी और भी समुदायों को लोगों को लोगे, अन्य समुदाय के लोग भी उसमें रहेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी हैं। और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पूरे सिस्टम को सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा। सारा वक्फ बोर्ड डेटाबेस होगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ये भी अमेंडमेंट में है कि कोई भी मुसलमान अगर अपनी संपत्ति को वक्फ को दान कर रहा है तो इसमें बच्चों के और उनके जो सक्सेसर हैं उनके, महिलाओं के, इन सब के अधिकार का यथोचित ध्यान रखा जाएगा। नहीं तो किस छोटी छोटी बातों पे लोग वक्त को अपनी संपत्ति दे के अपना फ्री हो जाते थे, वक्त आके कब्जा कर लेता था। ये चलता आया है। और इसे ही नहीं, ये भी संशोधन किया गया है कि कोई भी मुसलमान जो कम से कम 5 वर्ष तक मुस्लिम धर्म को का अनुपालन किया होगा,
वही अपनी संपत्ति को दान कर सकता है वक्फ बोर्ड को। नहीं तो बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि जिसको प्रताड़ित किया जाता है, जिन भी लोगों को प्रताड़ित करके उनको डरा धमका के बहुत सारे गैर मुसलमानों की संपत्ति इस तरह से ये कर लेते हैं कि उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसने संपत्ति को वक्फ को दे दिया। जहाँ पे जिस तरह से आप बंगाल और बांग्लादेश की स्थिति देख ही रहे हो, पश्चिम बंगाल में भी किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। बांग्लादेश में तो क्या हो रहा है वो सबको पता ही है कि किस तरह से वहाँ पे 1-125 करोड़ हिंदुओं को किस तरह से मारा पीटा और किस तरह से उनके साथ घृणित काम हो रहा है। तो ये जो वक्फ बोर्ड की आड़ में भारतवर्ष में एक गोरख धंधा गंध चल रहा था, उस पर लगाम लगाने के लिए ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा कदम है, जिससे इस देश में बहुत सारी ये कांग्रेस की जितनी भी गंध थी, जितनी बदबू कांग्रेस जिस तरह से इस तरह के कानून बना के कितना देश को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, उसको थोड़ा सा रोकने में मदद मिलेगा। अब ये हल्ला मचा रहे हैं कि जी इसमें तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग इसमें विरोध करेंगे और यहाँ पे बहुत नाटक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब हवाबाजी इनकी चलती रहेगी। ये मोदी की सरकार है और मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर हम कड़े फैसले लेंगे, और ये फैसला पहला बहुत महत्वपूर्ण जो मोदी का 3.0 है, तीसरा टर्म चल रहा है, इसका ये सबसे ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जो आने वाले दिनों में ये प्रूफ करेगा कि इस देश में कानून का ही राज्य है, संविधान का ही राज्य है। कोई किस तरह से पर्सनल लॉ के नाम पे और ये वक्फ बोर्ड की आड़ में जितनी गुंडागर्दी और जिस तरह से लूट चल रही थी इस देश में, उस पर जरूर लगाम कसेगा। जल्दी से जल्दी इस गवर्नमेंट को चाहिए कि एनआरसी को तत्काल ले आए। एनआरसी नेशनल रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे आस पड़ोस के देशों में जो इतना बुरी हालत चल रही है, चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे श्रीलंका में जो हालत चल रही है, बांग्लादेश आप देख ही रहे हो किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जो भाग भाग के जो लोग आएंगे, कम से कम उनका एक नेशनल रजिस्टर तो होना चाहिए। और हिंदुओं को यही सीएए जो कानून आया, जिसमें इन्होंने इतना हाय तौबा मचाया और शाहीन बाग क्रिएट किया विदेशी फंडिंग से, ये सब नाटक ये करने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन इसी एनआरसी के दम पर आज हम लोग ये सोच सकते हैं कि बांग्लादेश से जो भी बच जाएंगे हिंदू, जिनको कितनी तरह से मारा पीटा जा रहा है, किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आएंगे तो कम से कम यहाँ एक शेल्टर है। ये हिंदुओं की भूमि रही है, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। हिंदू कहाँ जाएगा? विश्व में और कोई जगह नहीं इनको जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ये इंडी गठबंधन और जो विपक्षी नेता हैं, इनको तो रोहिंग्या बसाना है, इनको तो बांग्लादेशी घुसपैठिए ले आने हैं। वहाँ पे इनकी बोलती इनकी बिल्कुल उनके फेवर में खड़े होते हैं। इस तरह के एक्ट आते हैं तो उसका भी जमकर विरोध करते हैं। तो आप देखो किस तरह से इस देश में कौन इस देश के साथ खड़ा है, कौन इस राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, और कौन इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ था, और लगातार सतत आज भी ये प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो मित्रों बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।